नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। दिल्ली के स्कूलों में अब ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह खत्म कर केवल ऑफलाइन पढ़ाई कराने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए हाइब्रिड लर्निंग मोड को खत्म करते हुए स्कूलों को पूरी तरह ऑफलाइन यानी फिजिकल करने का निर्देश दिया है। जारी आदेश दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों की अब क्लास और एग्जाम दोनों केवल ऑफलाइन होंगे। परीक्षाओं को लेकर भी अब छात्रों में कोई संशय नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम भी अब केवल ऑफलाइन मोड में ही आयोजित करने की अनुमति रहेगी। ईवीएम को लेकर एक बार फिर बीजेपी और सपा आमने सामने हुए। लखनऊ के रमाबाई रैली स्थल पर सपाइयों ने सोमवार को दिन में खूब हंगामा किया। हुआ यह कि मध्य विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर जब निरीक्षण पर पहुंचे तो ड्राइवर गाड़ी भीतर तक ले गया। वापसी में प्रत्याशी रविदास मोहरोत्रा व अन्य कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी में रखी टूल किट को बाहर निकाला, साथ ही ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाने लगे। हंगामा बढ़ने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मौके पर एडीएम प्रशासन को भेजा। प्रशासन की टीम ने सभी प्रत्याशियों को दिखाया कि सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे फेज का मतदान 3 मार्च को है। छठे फेज के लिए जारी प्रचार पर 1 मार्च की शाम 6 बजे रोक दिया गया। छठे चरण में प्रदेश के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान का समय निर्धारित है। छठे फेज के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने जोरदार प्रचार किया। इस चरण में 676 प्रत्याशी मैदान में है। सबसे अधिक तुलसीपुर, गोरखपुर ग्रामीण और पडरौना में 15-15 और सबसे कम 7 प्रत्याशी सलेमपुर में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। प्रतापगढ़ के कुंडा में रविवार को 5वें चरण की वोटिंग के दौरान सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था, मगर यह राजनीतिक लड़ाई अब सीधे सीधे राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच आकर सार्वजनिक हो गई है। गुलशन राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश को राजा भैया दोनों ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। सुबह राजा भैया ने कहा, ना तो प्रदेश में सपा की सरकार बन रही है, ना ही वे अखिलेश यादव को सीएम बनने देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, शीशे तोड़ने से हौसले नहीं तोड़े जा सकते। कुंडा अब गुलशन से ही गुलशन होगा। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव मैदान में उतरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के लिए काफी मशहूर हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा थी कि राजभर काशी की शिवपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, मगर भाजपा ने वहां से योगी सरकार में मंत्री और राजभर समाज से ही अनिल राजभर को प्रत्याशी बनाया है। ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से ही मौजूदा विधायक भी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। आगामी 2 चरणों में सपा और भाजपा ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी, जिसको लेकर दोनों ही दलों के बड़े नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में चंदौली पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 5वें चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में पहुंच चुकी है। 6वें और 7वें चरण में बाबा विश्वनाथ की कृपा से क्लीन स्वीप करेंगे। आधार कार्ड की जरूरत तो हम सबको मालूम है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आधार में आपकी डिटेल्स नहीं होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधार में डिटेल सही होना आपको कई बड़ी मुश्किल में फंसा सकता है। आधार में जो डिटेल सही होना बहुत ज़रूरी है वह है मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर सही होने से आप घर बैठे बिना किसी मुसीबत के कई चीज़ें आधार पर बदल सकते हैं। आधार कार्ड में नाम, पता और जन्म तिथि जैसे पर्सनल डिटेल अपडेट करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार ID के साथ रजिस्टर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव किया गया। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस मामले का आरोप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर लगाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि उनके पिता पर बीजेपी के लोगों ने हमला कराया है। जानकारी के अनुसार यूपी के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए पथराव में करीब 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे फूट गए। पथराव करने का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा सका है और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक पार्टी और प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने जा रहे थे। यह घटना खलवा पट्टी गांव में हुई। घटना के बाद सपाइयों में आक्रोश है।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई गाय के गोबर खरीद के मॉडल पर किसानों से अब गौमूत्र खरीदा भी जाएगा। मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए ऐसा करने जा रही है। प्रदीप शर्मा ने कहा है कि सरकार के इस कदम से गाय की बेहतर सुरक्षा होगी। गौमूत्र की खरीद भी उसी तरह की जाएगी जिस तरह राज्य सरकार द्वारा गाय के गोबर की खरीद की जाती है। उन्होंने कहा कि हम ग्राम गौठान समिति के माध्यम से पशु मूत्र की खरीद करेंगे और खरीद के लिए पशु मालिकों और किसानों को पाक्षिक भुगतान किया जाएगा। मार्च का महीना शुरू हो गया है और उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट बदलता नजर आ रहा है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरावट दर्ज की गई है। भारत मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी कि 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सुबह हवा में आर्द्रता का स्तर 85% रहा है। दिल्ली में दिन में आसमान के मुख्य तौर पर साफ रहने और न्यूनतम तापमान के 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। मंगलवार को यूक्रेन के खार्किव में ऐसे ही हमले में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र कर्नाटक का रहने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई के छात्र के पिता से फोन पर बात की। इस दौरान मुंबई ने कहा है कि हम इस दुखद क्षण में परिवार के साथ है। उधर पीएम मोदी ने यूक्रेन के हालात पर बैठक बुलाई है। इससे पहले सोमवार को भी पीएम मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर बड़ी बैठक की थी। उधर यूक्रेन में छात्र की मौत के मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार ने हमारे युवाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने मंगलवार को कहा कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट होने के बाद से इस पड़ोसी देश के 24,000 से अधिक नागरिकों ने राज्य में शरण ले रखी है। उन्होंने विधानसभा को बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल 12 फरवरी तक मिजोरम में शरण लेने वाले म्यांमार के नागरिकों की संख्या 24,289 हो गई है। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व के लिए मंगलवार को उस वक्त असहज स्थिति पैदा हो गई जब पार्टी के लोकसभा सांसद सौगत राय ने पश्चिमी बंगाल में निकाय चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि इसे टाला जाना चाहिए क्योंकि यह लोगों के बीच एक गलत संदेश देता है। रविवार को पश्चिम बंगाल में 107 नगर पालिकाओं के चुनाव के दौरान हिंसा के मामले सामने आए। सौगत राय ने एक टीवी समाचार चैनल से कहा है कि हिंसा की घटनाओं से बचना चाहिए था क्योंकि इससे जनता में गलत संदेश जाता है। रेल मंत्रालय की तरफ से दिए गए आदेश में बताया गया कि कोरोना के पहले ट्रेनों में जिस तरह अनारक्षित कोच लगाए जाते थे वो जल्द ही अब सभी ट्रेनों में लगने लगेंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब पहले की तरह आप जनरल टिकट पर सफर कर सकेंगे। देश में कोरोना वायरस को लेकर राहत बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,915 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,31,045 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 60 दिन बाद 1 लाख के नीचे आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंगलवार सुबह 8 बजे के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 180 और लोगों की मौत हो जाने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 5,14,023 हो गई है। देश में अभी 92,472 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है जो कुल मामलों का 0.22% है। अगर आप सोना या फिर सोने के गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर भारत समेत दुनिया भर के सर्राफा बाजारों पर देखा जा रहा है। इस कारोबारी हफ्ते के पहले सोमवार को सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि ये मामूली बढ़ोतरी है। फिलहाल सोना 50,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है और चांदी 65,300 रुपये प्रति किलो के करीब है। सर्राफा बाजार के जानकारों की माने तो सोने और चांदी की कीमत में अभी तेजी का दौर जारी रह सकता है। गुजरात का बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। ऐसे समय में जब ड्रोन तकनीक की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, गुजरात सरकार भी अगले विधानसभा बजट सत्र में ड्रोन प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग किए लाइसेंस प्राप्त करने के अलावा कुछ अन्य नियम भी बनाए जाने की संभावना है। ड्रोन का इस्तेमाल खेत में दवा का छिड़काव करने, तूफान और कर्फ्यू के दौरान स्थिति पर नजर रखने, सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए किया जा सकता है। ड्रोन तकनीक के आने वाले दिनों में रोजगार का जरिया बनने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार स्पेशल ड्रोन फ्लाइंग कोर्स लॉन्च कर सकती है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब गुरुवार को मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बता दें कि छठे चरण चुनाव के उत्तर प्रदेश की 57 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में आगामी 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। प्रचार के थमने के साथ ही इन जिलों में सीमाएं सील कर दी जाएगी और चौकसी भी बढ़ा दी जाएगी। यूपी में अब केवल छठे और 7वें चरण का मतदान बचा हुआ है। इसके बाद 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि पूर्वांचल में छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। भाजपा ने जनता को छला है और सबको धोखा दिया है। भाजपा के छोटे नेता छोटा झूठ, बड़े नेता ने बड़ा झूठ बोला है। 5 साल से भाजपा का झूठ व्यापार चल रहा है। भाजपा के सहयोगी भी जानते हैं कि उसके नेता झूठ बोल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा और सपा में उत्तर प्रदेश में कड़ी टक्कर चल रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।